स्वीकार कीजिए, ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज हम बात करेंगे लोकसभा में केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बिल पेश किया है और इस बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हम इस बारे में आज बातचीत करेंगे। बहनों भाइयों, जब चुनाव नजदीक आता है, आरक्षण का लॉलीपॉप या कुछ जातियों को ओबीसी में लेने को और कुछ को एससी में लेने के तौर तरीके सरकारें शुरू कर देती हैं। ये एक ऐसा कैरेट है, ये एक ऐसा लॉलीपॉप है जिस पे विभिन्न जातियां, विभिन्न समुदाय फंसकर वोट करते हैं और फिर अपनी बर्बादी की दास्तान भी खुद लिखते हैं। जब 5 मई को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को लेकर अपनी कड़ा फैसला दिया और कहा कि आरक्षण को लेकर कोई भी फैसला सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य नहीं कर सकते हैं, तो यानी आरक्षण देना है या नहीं देना है, किस जाति को सम्मिलित होना है और किस जाति को सम्मिलित नहीं होना है, यह सब फैसला केंद्र सरकार करेगी। यानी इसमें फंसा कौन? केंद्र सरकार। तो अब केंद्र सरकार अपने पाले से इस गेंद को हटा देना चाहती है। बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूं, चल क्या रहा है। तो अब केंद्र सरकार को लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, हम अपने पास ये क्यों रखें। तो ऐसा करते हैं कि संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा से बिल पास करके राज्यसभा से पास करा के ओबीसी समुदाय की किन जातियों को आप आरक्षण के दायरे में रखेंगे, यह अधिकार राज्य सरकार को दे दो। यानी अब केंद्र तय नहीं कर सकता, राज्य से कहा आप तय करो, मराठों को देना है आप तय करो, पसमानदा मुसलमानों को देना है आप तय करो, पिछड़े मुसलमानों को देना है आप तय करो, ओबीसी में और किस किस समाज को, जातियों को लिया जाना है ये आप तय करिए। मामला कॉम्प्लिकेटेड है। यह आरक्षण ऐसा है और यह बिल ऐसा है कि इसका विरोध कोई नहीं कर रहा, सभी इसके समर्थन के हक में खड़े हैं, लेकिन आशंकाएं तमाम हैं। और हमें लगता है कि इस तरह की डिबेट जो मैं आयोजित किया हूं, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। हम बहुत जात पात की बात करते हैं, बहुत समुदायों की बात करते हैं, हम बहुत रिजर्वेशन की बात करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नौकरी कहां है? ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारा किस बात का हो रहा है? ये कौन ओबीसी बन रहा है, कौन एससी में लाया जा रहा है, ये सब तो ठीक है, पर नौकरी कहां है? जब सरकारी नौकरियों से ज्यादा संविदा पर भर्ती हो रही, जब सरकारी नौकरियों से ज्यादा आउटसोर्सिंग से लोग लिए जा रहे हो, तब इस रिजर्वेशन का क्या मतलब है? ये सिर्फ लॉलीपॉप है, इसके कोई मायने नहीं है बहनों भाइयों, ये बेमायने हैं। इस तरह की चीजें चुनावी लॉलीपॉप से अधिक कुछ भी नहीं है। और जातियों की राजनीति करने वाले याद कर लें कि जब आप पर सबसे भयानक विपत्ति आई, अमीर हो गरीब हो, आईएएस हो या क्लर्क हो, मुख्य सचिव हो या चपरासी हो, उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान किस प्रकार से सबने भुगता है। ऑक्सीजन की कमी, बेड का अभाव, इलाज, इंजेक्शन के अभाव, सड़कों पर मरते लोग, शमशान में धधकती चिताएं, कब्रिस्तान में लंबी लाइनें। ये रिजर्वेशन की बातें करके, ये आरक्षण के मसले लाकर, ये जातियों में आपको बांटकर मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, और ये आपको समझना होगा। हम आरक्षण मिले इस पक्ष में हम सब हैं। समाज में जो जातियां बिल्कुल नीचे चली गई हैं, उनको अपलिफ्ट करके ऊपर लाया जाए, हम इसके प्रबल समर्थक हैं। लेकिन ये चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश सरकार इस ताक में बैठी हुई है कि जैसे उधर से आदेश पारित हो, कानून बने, 39 नई जातियों को ओबीसी में डाल दो। ठीक है भाई, डाल दिया आपने। 39 नई ओबीसी जातियां इंक्लूड की जाएंगी ओबीसी समुदाय की लिस्ट में। 39। रिजर्वेशन कितना इनके पास? 27%। अभी तक एक रोटी 10 लोग खाते थे, अब एक रोटी 80 लोग खाएंगे। तो जब आप 39 नई जातियों को ओबीसी के रिजर्वेशन में सम्मिलित कर रहे हैं, तो इनके साथ इनका शेयर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो 50% का कैप हटाइए, फिर रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाइए और दे दीजिए इनको, नई जातियों को सम्मिलित कर लीजिए। किसी का हक मार के किसी को जगह नहीं मिलनी चाहिए, अनुपात के आधार पर मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि जातीय जनगणना भारत के भविष्य के लिए बेहतर है। एक वास्तविक पिक्चर हमारे समक्ष होगी कि कौन सा समाज
कितना है, सामाजिक भागीदारी उसकी कितनी है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उसका कैसा है, और उसको कितना रिजर्वेशन और कितना हक चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है, जिससे बड़े राजनीतिक दल बचते हैं। तो आप बताइए कि अगर 39 नई जातियां ओबीसी में और शामिल हो गई तो हमारे बाकी ओबीसी भाई बहन जो इस वक्त बेचारे एक अदद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनका आगे क्या होगा? क्या 27% की कैप हटेगी? क्या इसको बढ़ाया जाएगा? अगर आप नई जातियों को सम्मिलित कर रहे हैं तो क्या इसमें लाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये गंभीर विषय है। दूसरा, सरकारी नौकरियों के अवसर कितने बचे हैं, आप स्वयं सोचें। और जो युवा इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं और इस बहस को सुन रहे हैं, वो भी इस बात की रिसर्च करें, इस बात को जांचें, इस बात को चेक करें कि आपके लिए नौकरी के कितने अवसर सरकारी में उपलब्ध हैं। नौकरियों के अवसर बहनों भाइयों खत्म होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। सरकारों की कार्य संस्कृति बदल रही है, आपने ये महसूस करना है। सरकारों की कार्य संस्कृति में संविदा है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, सीमित अवधि की नौकरी। सरकारों की प्राथमिकता में आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती। आप किसी भी सरकारी कार्यालय चले जाएं, अधिकांश आपको या तो संविदा पे मिलेंगे और या फिर आउटसोर्सिंग के लोग। अब तो कंसल्टेंट के नाम पर बड़े अफसरों को रिप्लेस किया जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्लास 3, क्लास 4 इसमें नौकरियों के अवसर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो आप आरक्षण लेकर क्या करोगे? किस काम का यह आरक्षण और किस काम का यह वर्गीकरण? या तो सरकार इस बात का भी डिक्लेरेशन देती कि वो ओबीसी आरक्षण का या ओबीसी में नौकरियों का कोटा बढ़ा रही है। आप बंटवारा तो करने के कह रहे हैं कि सैद्धांतिक हम ये बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताइए, ये भी बताना चाहिए कि आप नौकरियों के अवसर कितने उपलब्ध करा पा रहे हैं। इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप कुछ नई जातियों को सम्मिलित करेंगे तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो पहले से ओबीसी में मौजूदा जातियां हैं उनके हितों को नुकसान नहीं होगा, ये एक सामाजिक विघटन जैसे हालात उत्पन्न ना हो उत्तर प्रदेश में। और चुनाव के वक्त आपने मूल मुद्दों पर टिके रहना है बहनों भाइयों। ये सब लॉलीपॉप आने और जाने वाली चीजें हैं। एक के पास जिम्मेदारी मिली तो वो ठेल दे रहा है राज्य पर कि तुम देखो, राज्य कह रहा है तुम देखो। अंत में नुकसान किसका है? आपका है, समाज का नुकसान है, मेरिट का नुकसान है। उन लोगों का जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनके पीढ़ियां 1000 साल से मुसलसल गुलामी ने जिनका जीवन बर्बाद कर दिया है, उनकी पीढ़ियां खराब हो गई, उन्हें हमें अपलिफ्ट करके समाज में ऊपर लाना है। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये काम बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन भारत का दुर्भाग्य यह है कि यहां पर रिजर्वेशन सिस्टम चलता ही जा रहा है और हम उस समाज को अपलिफ्ट करके ऊपर नहीं ला पाए हैं, जिसकी परिकल्पना भारत का संविधान बनाते वक्त डॉक्टर अंबेडकर साहब ने की थी। अगर हम समाज को बराबरी के तबके पर लाए होते, आज समाज में सब समान दर्जे पर होते, तो हम इन जातियों पर नहीं लड़ रहे होते। हम रिजर्वेशन, ओबीसी में कौन आएगा, एससी में कौन आएगा, कौन कहां रहेगा और जाएगा, यह तय करने का काम सरकारें नहीं करती। एक समाज और एक सरकार के रूप में, एक गणराज्य के रूप में यह हमारी विफलता है और हमें सच का आईना देखना ही चाहिए। वरना क्या कारण है कि चुनाव के वक्त ही ये सब चीजें होती हैं। अच्छा लगता कि सरकार आज लाखों नौकरियों की घोषणा करती और कहती कि हम ओबीसी समाज के इतने युवकों को आज नौकरी दे रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर ओबीसी रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया, लाठियां खा रहे हैं अभ्यर्थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिखित दिया कि रिजर्वेशन सिस्टम का पालन नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में। आवाज उठाने वालों को लाठियों से पीटा गया, मार मार के भरता बना दिया गया, उनको हड्डियां तोड़ दी गई उनकी। और अब ओबीसी में नई जातियां लाई जा रही। तो मेरा सिर्फ आज के डिबेट का उद्देश्य यह है कि आप ये अधिकार राज्यों को दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पर कृपया राजनीति ना करें, समाज को न बांटे। और 27% के कैप में अगर 39 नई जातियां जोड़ रहे हैं तो इनके लिए आप सीपरेट कोटा भी लेकर आइए। इस 27% में इन 39 को मत घुसा दीजिए, कुछ लेकर भी आइए, तब इन 39 को हक दीजिए। कुछ बयान सुनिए। जितने त्वरित गति से कदम
हमारी सरकार ने देश के पिछड़े, दलितों और गरीबों के लिए उठाए हैं, वो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय। पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग लागू हुआ, उसी सरकार ने लागू किया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। जब तक पिछड़े शोषित जातियों का उनकी आबादी के अनुपात में लोकतंत्र के सभी स्तंभों में, जिसमें हमारी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहां तक कि मैं कहूं तो मीडिया भी शामिल है, जब तक उसमें उनकी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व कायम नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक न्याय की संकल्पना पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकती है। अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। और ये सरकार न भूले, आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहाँ बैठने का। जिस दिन पिछड़े हट जाएंगे और दलित हट जाएंगे, आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहां पर हो। समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन नारे के तहत जिसमें बहन कुमारी मायावती जी चलने का काम करती हैं, उस पर इस पार्टी को भी चलने का काम करना होगा और तभी एक समाज की स्थापना हो पाएगी जिसमें सभी लोगों को बराबरी मिलेगा, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे और इस देश का उत्थान होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों डर रही है? 50% को क्रॉस करिए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या, तोड़ जाइए 50% को। क्यों 50% को डर रहे हैं आप? जो 50% है उनको 27%, जो 20% है उनको 50%। तो आपकी मोहब्बत ओबीसी से नहीं है, आपकी मोहब्बत उनके वोट से है। तो अभी जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा से 385 वोटों के प्रबल समर्थन के साथ ये बिल पास हो गया है। यानी लोकसभा ने ओबीसी आरक्षण के जो जातियों को सम्मिलित करने का जो बिल है, इसको पास कर दिया। अब ये राज्यसभा में जाएगा, वहाँ भी वोटिंग होगी और वहाँ भी इस पर बहस होगी। लेकिन इसको आप पास मान लीजिए, क्योंकि इस पर विरोध के एक वोट भी नहीं पड़े, पढ़ने भी नहीं चाहिए। किसी को क्या एतराज हो सकता है, किसी को हक मिले। लेकिन मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि चुनावी राजनीति से इसे नहीं जोड़ना चाहिए और न चुनाव में इसका इस्तेमाल हो। आप इसका कोटा बढ़ाया जाना चाहिए अगर 39-40 नई जातियां सम्मिलित हो रही तो। अमित पुरी मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से, एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और सुनील अर्कवंशी मेरे साथ हैं, एसबीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दद्दू प्रसाद जी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सामाजिक परिवर्तन मिशन के राष्ट्रीय संयोजक कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं मेरे साथ। डॉक्टर अनिल यादव बहुजन समाज के बड़े चिंतक हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। सवाल यही है अमित पुरी जी कि जब चुनाव आते हैं तभी आपको ओबीसी समाज की याद आई और ओबीसी समुदाय में किन जातियों को शामिल किया जाए, इसके लिए अब अधिकार तो राज्य सरकार के पास आने वाला है। क्या आप 39 जातियों को जिसके बारे में पहले ऐलान हुआ था उनको ओबीसी में शामिल करेंगे और इसी 27% में शामिल करेंगे? 3-4